नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। सर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम तो कवर हो गए ना यूनिट नंबर 3 में, तो फिर वापस क्यों बोल रहे हो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम? क्योंकि हमने यूनिट 3 में क्या देखा था, डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, है ना, जैसे कि HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस का कंट्रोल प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और हमारा लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, साथ ही साथ पल्स पोलियो प्रोग्राम, IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम देखे थे ना। ये सारे रिकॉल हो गए। अब दूसरी बात, ये सारे प्रोग्राम मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि इन सभी प्रोग्राम में एक चीज कॉमन थी कि हर प्रोग्राम में आपको ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और आउटकम लिखने थे, है ना। अब यहां पर आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, जो मलेरिया आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था ना कि मलेरिया होता कैसे है, मलेरिया फैलता कैसे है, मलेरिया में सिम्टम्स क्या आते हैं, शुरू में क्या सिम्टम आते हैं, बाद में क्या सिम्टम आते हैं, वो पूरा लिखना है पहले तो। फिर लिखना कि ये मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा था। जैसे मान लीजिए मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो की वजह से ये मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा था। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है बहुत ज्यादा फैल रहा था क्योंकि मॉस्किटो क्या काम करता है, एज ए वेक्टर काम करता है। तो आपको बताना है कि सरकार ने इस मलेरिया से बचने के लिए, मलेरिया की वजह से जो मॉर्बिडिटी हो रही थी, मलेरिया की वजह से जो मोर्टिलिटी हो रही थी, जो मृत्यु हो रही थी, जो लोग बीमार हो रहे थे, जो लोग रोजगार खो रहे थे अपना, बीमार हो जाएंगे, घर पे बैठेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, तो उन लोगों को प्रिवेंट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों के पास तक हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, लोग मलेरिया से ना मरे इसीलिए लोगों तक एंटी मलेरियल ड्रग पहुंचाने के लिए हमने स्टार्ट करा था, सरकार ने स्टार्ट करा था नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम। तो यहां पर भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड आउटकम। और मलेरिया तो आप बहुत अच्छे से लिख देंगे क्योंकि मलेरिया मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जैसे कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, है ना, ओडोमास लगाएं और इंसेक्टिसाइड रखें और घर पे आसपास पानी जमा ना होने दे, सैनिटेशन रखें, हाइजीन रखें, और अगर कहीं तालाब है जहां पर मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पर गैम्बूसिया फिश इंट्रोड्यूस कर दें। गैम्बूसिया फिश क्या करता है, मच्छरों के लार्वा को खा जाता है। पता है ना क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या क्या प्रिवेंशन है, सारा पढ़ा है, डिटेल स्टडी करा है मलेरिया को, तो ये बहुत इजी टॉपिक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर, एक सेकेंड, नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डर। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो एल्डर पीपल होते हैं, उनके लिए हेल्थ प्रोग्राम की बात करी गई है। जैसे मान लीजिए ये बूढ़ा इंसान है ना, बहुत बूढ़े हो चुके हैं बेचारे, तो इनको क्या क्या कंडीशंस फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ेगी। बुढ़ापे के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है, बुढ़ापे के साथ बीमारियां बढ़ जाती है, बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर, डायबिटीज करते करते बड़ी बड़ी बीमारी बढ़ जाती है बुढ़ापे के साथ। तो बुढ़ापे में सहारा सरकार, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, उन लोगों के लिए जिनको सहारा नहीं मिल पा रहा, जिनको मेडिकल केयर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, जिनको हेल्थ एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो लोग बीमार हैं, उन सभी को सही करने के लिए, उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए, उनकी लाइफ प्रोलोंग करने के लिए आया एक और प्रोग्राम जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर फॉर द एल्डर। ये दोनों प्रोग्राम क्लियर हो गए, बहुत इजी है, इनमें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मलेरिया और एल्डर वाले में, एल्डर में आपको बोलना है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज जो होती है, जैसे आपकी जितनी भी डिजीज आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ी है वो सारी आप लिख सकते हैं। हाइपरटेंशन बता सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस बता सकते हैं, ठीक है, इन सब के रिस्क बढ़ जाते हैं बुढ़ापे में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, सारा बता सकते हैं आप। उसके बाद नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसमें नाम से पता लग रहा, टोबैको को कंट्रोल करना, हिंदी में बोलूं तो तंबाकू को कंट्रोल करना। ये जो टोबैको है, ये जो तंबाकू है, इसको कंट्रोल करना। जैसे कि टीवी पे ऐड नहीं लगाना कि टोबैको खाओ मस्त हो जाओ, जैसे विमल का चलता है ना, बोलो जुबा केसरी, ऐसे ऐड नहीं आने चाहिए, ये ऐड प्रोहिबिटेड होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कहीं प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। जैसे अक्षय कुमार का आपने एड देखा होगा कि ये क्या कर रहा है, धुआं उड़ाने में क्या मजा है ना,
इससे अच्छा सैनिटरी पैड ले ले, 2 जिंदगी बचेगी वगैरह वगैरह। तो वैसे प्रमोशन करने हैं। साथ ही साथ सिगरेट के बॉक्स पे, पैकेट पे आता है ना, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, एक सड़ा सा मुंह बना होता है, फिर भी लोग उसे इग्नोर करके पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, थग लाइफ होती है उनकी। तो हमें क्या करना है, टोबैको को कंट्रोल करना है। ये जो टोबैको इतना चल रहा है, यूथ में इतना फैल रहा है, इतना ज्यादा टोबैको चल रहा है, हर कोई, हाँ भाई गाँव कर रहा है, अरे भाई गुटखा थूक के बात कर, तो हर कोई टोबैको ले रहा है, हर कोई स्मोकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ एन नंबर डिजीजेस हो रही है। इनफैक्ट फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगी। बाप बनना है ना, तो फर्टिलिटी के लिए ही सही, पर स्मोकिंग बंद कर देना एक टाइम पे, क्योंकि एक टाइम पे तुम कर दोगे जब तुम्हें मैच्योरिटी हिट होगी। अभी तो मजे मजे में चल रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये वाला बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके फंक्शन और इसके आउटकम हमें पता है। एक आइडिया हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या ही होंगे, कि तंबाकू या फिर आप बोल लीजिए तंबाकू की वजह से जो लोग मर रहे हैं, जो लोग बीमार हो रहे हैं, उनको कम करना, तंबाकू के प्रचार प्रसार को कम करना, तंबाकू की फैक्ट्री को बंद करना, तंबाकू के जो लॉन्च हो रहे हैं नए नए धीरे धीरे मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स, उनको कम करना। टोबैको पे बहुत बड़ी वो लगा दो आप, जैसे कि 70% टोबैको का इनकम सरकार को जाएगा, तो फिर वो तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री को कोई फायदा ही नहीं रहेगा, और बेचने वाले को भी फायदा नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एक्शन लिए गए टोबैको को कंट्रोल करने के, पर अभी तक हो नहीं पा रहा है। ये कर लेंगे हम, ये भी कर लेंगे, इजी है, ये भी कर लेंगे। अभी क्या बचा, नेशनल फैमिली वेलफेयर। इसमें क्या सीन होता है, ये है पति, पत्नी के ऊपर मेकअप करूं क्या, कर देता हूं यार, चलो बहुत टाइम है हमारे पास, है ना। ये मत बोलना सर एक रात पहले लेक्चर देख रहे हैं, फटाफट फटाफट लेक्चर करो। ये है पति देव और ये पत्नी जी। अब यहाँ पे इनको समझाओ कि भैया हम दो, हमारे दो ही ठीक है ना। एक तो हमें पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल करना है ना, इसलिए हमने ये नेशनल फैमिली वेलफेयर लॉन्च किया कि भैया हम दो, हमारे दो। या फिर एक कौन सी वेब सीरीज है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग लिखा हुआ है, वो मैंने स्लाइड में भी ऐड किया हुआ है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, आ जाएगा नाम याद। ठीक है, तो उसमें भी इसी बात को प्रमोट किया गया है, नेशनल फैमिली वेलफेयर को। पंचायत, पंचायत, अरे विनोद देख रहे हो विनोद, वो वाली बात है ना, आगे आएगा उसका डायलॉग मैं बताऊंगा आपको। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर में क्या गया कि इन दोनों को समझाया गया कि भैया हम दो, हमारे दो। ऊपर से फिर इनको एसटीडी के बारे में बताया गया, इनको सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई। जो मदर है, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उनको सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी, उनके सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाओ। देखो क्या होता है कि जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर मदर की डाइट अच्छी नहीं है, अगर मदर माल न्यूट्रिशन वाली है, या फिर अगर मदर जो है ड्रग्स लेती है, या कोई नशे करती है, स्मोकिंग करती है, टोबैको लेती है, अनयूजुअल एक्टिविटी करती है, एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज भी नहीं करना तेज उस दौरान, है ना, तो उस दौरान प्रॉपर बेड रेस्ट होना चाहिए। अगर उस दौरान कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, या अगर आप गलत डाइट या गलत ड्रग लेते हैं, तो वो ड्रग प्लेसेंटा से क्रॉस करते हुए बच्चे में चली जाती है, और बच्चे में फिर किसी में हाथ टेढ़ा हो रहा है, किसी में आंखें नहीं है, किसी में सर उल्टा है, तो अलग अलग तरीके से निकलते हैं, और मरे हुए भी निकलते हैं। तो बच्चे को बचाने के लिए, माँ को बचाने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाए हैं, इसमें बताया गया है ना। वैसे मेन प्रोग्राम इसका कौन सा है, नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। ये मेन प्रोग्राम है जहां पर हमें बताया गया है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके लिए बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी ड्रग 100% सेफ नहीं होती। किसी भी ड्रग का 100% सेफ इफेक्ट हम नहीं कह सकते प्रेगनेंसी में, क्योंकि कब कौन सी ड्रग प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को डैमेज कर दे किसे पता। वैसे तो सब में एबिलिटी नहीं होती, पर फिर भी ओवरडोज हो गया या कुछ भी हो गया, देखो बहुत सारे केसेस होते हैं, है ना। तो नो वन ड्रग इज सेफ इन प्रेगनेंसी केस, हम तो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर माँ को बचाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है डिलीवरी के दौरान अच्छी फैसिलिटी ना मिलने पर, अच्छे डॉक्टर ना मिलने पर, अच्छी नर्सेस ना मिलने पर, डिलीवरी के दौरान क्या होता है, या तो बच्चे की मौत हो सकती है, या माँ की मौत हो सकती है, या दोनों की मौत हो सकती है। तो इन सबको बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, माँ को बचाने के लिए
माँ को पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सारे तरह के विटामिन, सारे तरह के फोलिक एसिड, आयरन वगैरह सब कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट मम्मी को दिया जाता है उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि बच्चा जो है सेफली डिलीवर हो, पार्चुरेशन जो हो अच्छे से हो, और पार्चुरेशन जो हो टाइम पे हो, क्योंकि टाइम पे पार्चुरेशन ही सही रहता है। अगर 9 महीने से पहले पार्चुरेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे के अंदर। ठीक है, हो सकता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड, यहाँ पर यही बात पे फोकस किया गया है कि मदर को बचाओ प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड को भी बचाओ। और उसके बाद जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी खत्म हो गई, 9 महीने कंप्लीट हो गए और ये बेबी हो गया बेचारा, है ना, छोटू सा, ये बेबी हो गया। सर किस एंगल से बेबी दिखता है? अरे यार आगे लगा रखे इमेजेस, अभी सिर्फ समझ लो, ये बेबी हो गया। तो अब इस बेबी को पता है वैक्सीनेशन कर दो, फटाफट फटाफट सारी वैक्सीनेशन कर दो कि भाई ये पोलियो बहुत फैल रहा है, ले वैक्सीनेशन, इबोला बहुत फैल रहा है, ले वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन दे दो भाई को और प्रॉपर ट्रीटमेंट दो भाई को, है ना। अगर इसको कोई भी कमी लगती है, जैसे मान लो जब डिलीवर हुआ आपको पता लग ही जाएगा कि भाई क्या कमी है क्या नहीं कमी है। अगर इसको लगता है कि कोई इन्फेक्शन है तो इसका इलाज करो, इंक्यूबेशन में रखो, सारी चीजें, इसके ऊपर पर्सनल केयर देना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि इधर डिलीवरी हुई उधर मम्मी की केयर बंद, इधर भी केयर करनी है इधर भी केयर करनी है, दोनों के लिए अलग अलग केयर होती है। इनको तरह तरह की वैक्सीन दी जाती है, भाई साहब को न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाता है, मतलब कि IgA एंटीबॉडी, मतलब कि कोलेस्ट्रॉम, मतलब कि मदर मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ती है इनको टाइम टू टाइम, 2-3 साल तक करवाओ मिनिमम, तब जाके ये एकदम हट्टे कट्टे मजबूत होंगे। ठीक है, तो नेशनल फैमिली वेलफेयर में वैसे तो मेनली यही है, हम दो हमारे दो, और भी बता दूंगा। टोबैको मैंने आपको समझा दिया, मलेरिया समझा दिया, और नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर एल्डरली समझा दिया, मतलब बूढ़े लोगों को मदद करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक और प्रोग्राम आपको लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम में आपको लिखा है रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम। ये जो हमारे इंडिया में तरह तरह के नेशनल प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, और भी कई तरह के, जैसे IDSP हो गया, हमारा लेप्रोसी हो गया, हमारा डेफनेस ब्लाइंडनेस हो गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, पल्स पोलियो प्रोग्राम हो गया, नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम हो गया, नेशनल फैमिली वेलफेयर हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली हो गया, नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड हो गया, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। अरे सर सांस भी ले लो, ले रहा हूँ। ठीक है, ये जितने भी प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, WHO किस तरह से इन प्रोग्राम को प्रमोट करता है, WHO का क्या रोल है, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से इन प्रोग्राम को प्रमोट करेगा, इन प्रोग्राम की मदद करेगा, इन प्रोग्राम को अच्छे से चलाएगा। रोल ऑफ WHO बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और 5 मार्क्स में पूछा भी जाता है कि भाई क्या रोल होता है WHO का। हमारे जो इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, आए दिन जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उसमें WHO का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो मतलब एक आइडिया आपको लग गया, एक फिल्म आपको बन गई पूरे यूनिट नंबर 4 की कि यहाँ पर क्या क्या है। तो आज के इसी लेक्चर में यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट भी करेंगे और यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट भी करेंगे। चलिए 1 बाय 1 देखते चलते हैं। अब तो हमें सब पता है। सबसे पहले आपको दे रखा है नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड, मतलब कि मम्मी को बचाना है, बच्चे को बचाना है। तो देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले 2-3 वर्ड आप सीख लो, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, है ना। एंटीनेटल का मतलब क्या होता है कि अभी प्रेग्नेंट है वुमेन, बच्चा जो है यूट्रस में है। पोस्टनेटल मतलब कि बेबी जो है बाहर आ चुका है, अब उसकी केयर करो। तो पोस्टनेटल नाम से पता लग रहा पोस्ट आ गया, एंटीनेटल अभी है, प्रेग्नेंट है वुमेन, ठीक है, बच्चा अभी यूट्रस में ही है। तो नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। मम्मी को भी बचाना है, बच्चे को भी बचाना है। और उनकी जो मौत हो रही थी, पहले क्या होता था, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होने के कारण, डॉक्टर अच्छे नहीं होने के कारण, इक्विपमेंट अच्छे नहीं होने के कारण, नर्सेस प्रॉपर स्किल्ड नहीं होने के कारण, क्वालिफाइड नहीं होने के कारण, पहले दाई माँ कराती थी, है ना, डिलीवरी वगैरह। तो उसके कारण क्या होता था, या तो बच्चे की मौत हो सकती थी या माँ की मौत हो सकती थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए, माँ की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बच्चे की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, इन मोर्टिलिटी रेट से बचने के लिए और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए, इन लोगों के लिए हमने स्टार्ट किया नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड।
अब इसके अंदर क्या की कंसेप्ट है कि ये प्रोग्राम में क्या क्या मेन बात होती है। सबसे पहले दे रखा है आपको एंटीनेटल केयर, रेगुलर हेल्थ चेकअप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं कि भाई आप हर 7 दिन में आओ, हर 5 दिन में आओ, आप हेल्थ चेकअप कराओ, ठीक है। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी देखते हैं कि क्या अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। ये रहे आप, एक टाइम पे आप भी यहीं थे, है ना, मैं भी यहीं था, सभी यहीं थे, तो देखो कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, अच्छे से देखते हैं कि हाँ कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है वगैरह वगैरह। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो बता दो। और उस दौरान मदर को हम डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन, पर ये भी एक लिमिट में देना चाहिए, वरना ये भी गड़बड़ कर देगा। पर देना तो चाहिए और प्रॉपर देना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। जब मदर प्रेग्नेंट है तो वो खुद के लिए तो फीड कर ही रही है, साथ ही साथ उस बच्चे के लिए भी फीड कर रही है जो कि यूट्रस में अटैच है। तो हर चीज ध्यान से खाना है, हर ड्रग डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ लेना है, कभी भी माल न्यूट्रिशियस नहीं होना है। साथ ही साथ कोई भी फालतू की ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग, हुक्का वगैरह सब अवॉइड करना है उस कंडीशन में, ठीक है। और स्मोकिंग तो शुरू से ही अवॉइड करनी है, स्पेशली फीमेल्स को। क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। और मेल्स को भी, क्योंकि मेल भी इनफर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। तो एंटीनेटल केयर, रेगुलर हेल्थ चेकअप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, स्क्रीनिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस, प्रोवाइडिंग नेसेसरी सप्लीमेंट्स लाइक आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन्स। फिर आता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, ensuring that women give birth with the help of skilled professional doctor। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो प्रोफेशनल या क्वालिफाइड या एकदम स्किल्ड पर्सनल के अंडर में ही, स्किल्ड स्टाफ, स्किल्ड डॉक्टर के अंडर में ही अपना बेबी डिलीवर करे। ये बात इस कंसेप्ट के अंदर हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या आता है, पोस्ट नेटल केयर, केयर फॉर मदर विद इन 24 to 48 आवर आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी हो गई, अब उनकी भी केयर करो, बच्चे की तो करनी है ना, बच्चे की तो करेंगे, पर पहले माँ की केयर की बात हो रही है। माँ की केयर करना भी जरूरी है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, इतनी ब्लीडिंग होती है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, हो सकता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ केयर, ये देखो बच्चा रो रहा है बेचारा, इसकी भी तो मदद करो, है ऐसे ही थे अपन भी क्यूट क्यूट, अब तो जीवन में बहुत टॉक्सिसिटी आ गई है। तो चाइल्ड हेल्थ केयर करनी है ना। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे ही मैंने बोला ना कि बच्चा हो गया, मुबारक हो सर, क्लास में बच्चा हो गया, हाँ जी बच्चा हो गया, रो भी रहा है, देखो कितना क्यूट है ना। तो बच्चा हो गया तो इसको अब क्या करना है, वैक्सीनेशन करना है कि भाई बाहर बहुत तरह के बैक्टीरिया वायरस है, आप अभी अंदर थे, मजे ले रहे थे, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन ले रहे थे, बाहर बहुत तरह के बैक्टीरिया वायरस है, आपको क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। जैसे कि मिजल्स का, पोलियो का, डिप्थेरिया का, टिटनस का, इन सभी का वैक्सीनेशन आप ले लो बच्चा, ठीक है। फिर है नियोनेटल केयर, स्पेशलाइज केयर फॉर न्यूबॉर्न इंक्लूडिंग अर्ली स्क्रीनिंग फॉर कंडीशन सच एज जॉन्डिस और इन्फेक्शन। जो भी नया बच्चा पैदा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, नियोनेटल। तो वो पैदा हो गया तो उसकी केयर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है पैदा होने के टाइम या पैदा होने के बाद उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसको जॉन्डिस हो गया, तो या उसको पहले से जॉन्डिस हुआ, तो उसकी बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, उसे कहते हैं नियोनेटल केयर। फिर आता है न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट पर्टिकुलरली इन द 1000 डेज ऑफ लाइफ। बेचारा बच्चा भी आया है ना, चलो ब्रेस्ट फीडिंग कराओ उसको, ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है उसको, ठीक है, 2-3 साल तक कराओ। उसके बाद चाइल्डहुड डिजीज मैनेजमेंट, एंश्योरिंग एक्सेस टू केयर, कॉमन कोल्ड लाइक कॉमन चाइल्डहुड इलनेस हो सकती है, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, डायरिया हो गया, ये कॉमन चाइल्डहुड है। बट कॉमन कोल्ड भी एक तरह का क्या है, एक अर्ली जो है एक तरह की बीमारी हो सकती है बच्चे को, ठीक है। तो चाइल्डहुड डिजीज मैनेजमेंट में क्या लिखना है, एंश्योरिंग एक्सेस टू केयर फॉर कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, जो बचपन में कॉमन होती है, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन हो सकता है, अपर लोअर, अगर अपर हुआ तो लोअर हो सकता है, लोअर हुआ तो अपर हो सकता है, फैल सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। माल न्यूट्रिशन हो सकता है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, और डायरिया होने के चांसेस होते हैं बच्चे में। उसके बाद है एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, हमें क्या करना होता है, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत देख रहे हैं अभी हम, ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ना, नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड, तो इसी के अंतर्गत बात हो रही है कि हमें की कंसेप्ट क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर अंदर हो क्या रहा है ऐसा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैटरनल हेल्थ केयर देखी है ना, स्किल बर्थ अटेंडेंस, पोस्ट नेटल केयर देखा, फिर हमने देखा बच्चे को भी तो संभालो, माँ को तो संभाल लिया, 3 केयर से बच्चे के लिए भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद इन दोनों के लिए है
कि जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको अच्छे से डेवलप करना। ये जो प्रोग्राम निकला था ना, ये प्रोग्राम का मेन मकसद ही ये था कि माँ को बचाओ, बच्चे को बचाओ और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाओ, अच्छा करो, रूम बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, फैसिलिटीज बढ़िया करो, सारा स्टराइल करो, सारे मेडिकल इक्विपमेंट लाओ, तरह तरह के डॉक्टर स्किल्ड होने चाहिए, वो सारी बातें। तो अपग्रेडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये देखो एकदम अपग्रेड करके लगा दिया, ठीक है। स्पेशली इन रूरल एरिया, जो गांव का एरिया है, जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत कम है, जहां पर प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है जाना नहीं चाहते, ठीक है। रूरल एरियाज में सारे अच्छी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, तो प्रॉपर डॉक्टर, एक्सपीरियंस नर्सेज, एक्सपीरियंस स्टाफ जो है वहां पर होना चाहिए रूरल एरिया में, ठीक है। फिर आता है मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स। ये देखो गाड़ी भर भर के गांव में जाओ, ठीक है। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ब्रिंगिंग हेल्थ केयर सर्विस टू रिमोट पॉपुलेशन यूजिंग मोबाइल यूनिट्स फॉर एंटीनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन एंड जनरल चेकअप। ये जो मोबाइल यूनिट्स जाती है गांवों में, रूरल एरिया में, ये क्यों जाती है? ताकि एंटीनेटल केयर कर सके, ठीक है, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन की केयर कर सके, इम्यूनाइजेशन कर सके, वैक्सीन पहुंचा सके, साथ ही साथ जनरल चेकअप के लिए, जो जनरल चेकअप्स होते हैं कि हाँ भैया सब ठीक है ना, कोई बीमार तो नहीं चल रहा है, क्या बीमारी फैल तो नहीं रही है, वो वगैरह जनरल चेकअप के लिए। फिर उसके बाद है चैलेंजेस टू ओवरकम। अब ये प्रोग्राम लॉन्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो कैसे चैलेंजेस आए? बढ़िया तो काम चल रहा है, माँ बच रही है, बच्चा बच रहा है, सब काम बढ़िया हो रहा है, गांव में हम वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, गांव में हम हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। फिर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है सबसे पहले कल्चरल बैरियर, मिस इन्फॉर्मेशन, कि भाई हमारे टाइम तो ऐसा ही करते थे, हम तो ऐसा ही करेंगे। जो लोग होते हैं वो अभी भी मिसलीड है, मिस इन्फॉर्म्ड है ना, वो अभी भी बाबा वगैरह में मानते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी राय दूं, मैं नहीं मानता, ठीक है। मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, वो दैट्स इट, देयर इज समथिंग देयर, बस उतना ही है, ठीक है। तो कल्चर बैरियर क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी दुख है इंडिया में, मिस इन्फॉर्मेशन। फिर आता है ट्रेडिशनल बिलीव्स और रेजिस्टेंस टू मॉडर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस कैन द सक्सेस ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं कि नहीं भाई हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था और हमारे में तो ऐसा ही होता है, हमारे में सर्जिकल नहीं होते बच्चे, हमारे में तो नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। उन कंडीशंस में क्या होता है, प्रॉब्लम आ सकती है। उन कंडीशन में आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपकी धारा जो है, आपकी मान्यता जो है वो वहीं तक रुकी हुई है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो वो हो गया कल्चर बैरियर। फिर आ गया रिसोर्स। रिसोर्स में क्या आएगा आपका? लेक ऑफ ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सनल। जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब है, अब ये जो डॉक्टर साहब है ये वेल प्रोफेशनल नहीं है, ट्रेंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इनको 2 साल का एक्सपीरियंस है, पर जो सिटीज में उनको 15 साल का, 20 साल का, 10 साल का, 18 साल का एक्सपीरियंस है। तो कौन जल्दी अच्छे से करेगा? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस पर्सन अच्छे से करेगा। तो ये भी एक तरह का बैरियर है कि लेक ऑफ ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सनल, चाहे डॉक्टर हो, नर्सेज हो, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। ये सारी दिक्कतें थी कि गाँव में मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, गाँव में अच्छे अस्पताल नहीं है, गाँव में अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साथ ही साथ गाँव में क्या है, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है, स्टाफ नहीं है, ठीक है, स्किल्ड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, हाईली एजुकेटेड नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम आती है। फिर आता है जियोग्राफिकल बैरियर। जियोग्राफिकल बैरियर में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर गांव में रहता है, तो वहां तक जाना, है ना, जियोग्राफिकल बैरियर, मतलब कि डिफिकल्टी इन रीचिंग रूरल एंड रिमोट कम्युनिटीज। जो रूरल कम्युनिटीज है, जो रिमोट कम्युनिटीज है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुई है, वहां पे जाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज पूरी तरह से सेट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, बैरियर्स हैं, इन सभी को ओवरकम करना है। ये हमारे सामने चैलेंजेस है। कोई भी प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं तो ये हमारे सामने चैलेंजेस है कि यार इनको कैसे ओवरकम करें। लोगों के कल्चरल बैरियर, रिसोर्सेज की कमी, ज्योग्राफिकल बैरियर, इनको कैसे कम किया जाए, ये हमारे पास चैलेंजेस आए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो मदर और चाइल्ड है उसका कॉमन हमने देखा कि यहाँ क्या क्या की कंसेप्ट हो सकते थे। अब मदर के लिए स्पेशली कई तरह की योजना चली, जैसे जननी सुरक्षा योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। जब नेशनल हेल्थ मिशन चला था उसके अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन,
ठीक है। द प्राइमरी एम ऑफ द स्कीम इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टिलिटी। वही बात है कि माँ को बचाओ, बच्चे को बचाओ। जो माँ और बच्चे मर रहे थे प्रेगनेंसी के दौरान, पार्चुरेशन के दौरान, उनकी मोर्टिलिटी रेट को कम करो, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस को कम करो, उनकी हेल्दी लाइफ को प्रमोट करो, उनके पार्चुरेशन को सक्सेसफुल करो, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस मत आने दो। बेनिफिट्स क्या हैं? सेफ डिलीवरी होने लग गई, हेल्थ केयर फैसिलिटी सब जगह पहुंचने लग गई, इकोनॉमिक सपोर्ट मिला उनको, और जो आउटकम्स थे लाइक हेल्थ आउटकम जैसे कि मोर्टिलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, वो कम होती गई। ठीक है, तो ये लिखना है आपको मदर वाले में। मैं वापस बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड तो अभी तक कॉमन चल रहा था दोनों का। ठीक है कि भैया नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन क्या होता है, क्या की कंसेप्ट है, कॉमन चल रहा था, मदर का, बच्चे का, है ना। फिर आ गया मदर के लिए, स्पेशली मदर के लिए अब क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जननी सुरक्षा योजना, जो कि लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। फिर उसके ये बेनिफिट्स हैं, आगे चलते हैं। फिर आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। एक बिहारी दोस्त था हमारा, वो बोलता था कार्यक्रम। ठीक है, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया था 1 जून 2011। यहाँ पर क्या था कि भैया जो भी सीजेरियन सर्जरीज वगैरह होती है, सीजेरियंस में क्या होता है, इस तरह से सीजेरियन करते हैं, सर्जरी करते हैं, बच्चा निकाल लेते हैं डायरेक्ट, है ना, वैसे नॉर्मल पार्चुरेशन नहीं होते थे। ठीक है, सर्जरी से बच्चा निकालते हैं, जिसको बोलते हैं सी सेक्शन, सीजेरियन सेक्शन। तो जो भी सिजेरियन सेक्शंस वगैरह हैं, सी सेक्शन से जो भी डिलीवरी की चार्जेस लगते हैं उन सबको फ्री कर दो। जो बच्चा है, जो माँ है, उनकी केयर फ्री कर दो, गवर्नमेंट में फ्री है सब। ठीक है, तो एंटाइटल्स ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन टू एब्सोल्युटली फ्री एंड नो एक्सपेंस डिलीवरी इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन। कोई पैसा नहीं लगना, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, पर गवर्नमेंट में आपको पता है क्या होता है। ठीक है, फ्री ड्रग्स है, फ्री डायग्नोसिस है, फ्री ट्रांसपोर्ट है। और 2013 में, ये तो सब क्या हुआ, 2011 में लॉन्च हुआ सारी चीजें, अब 2013 में इसके साथ और भी चीजें ऐड कर दी, जैसे कि अगर कोई बीमार बच्चा है तो उसका भी इलाज करो फ्री में। एंटीनेटल और पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो भी केयर करो। एंटीनेटल का मतलब क्या हो गया, पोस्टनेटल का मतलब क्या हो गया। एंटीनेटल मतलब कि अभी प्रेग्नेंट वुमेन, पोस्टनेटल मतलब कि प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी है, पार्चुरेशन हो चुका है। तो एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर मतलब एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी, और पोस्टनेटल मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद भी हमें केयर करनी है, हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने हैं, कोई आ तो नहीं रहे हैं। तो ये कब ऐड हुआ, 2013 में ऐड हुआ। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, ये अभियान है, इट एम्स टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी ऑफ पेरेंटल केयर। देखो सीधी, सॉरी, प्री नेटल केयर, पेरेंटल हो गया, प्री नेटल केयर मतलब यहाँ पर भी वही है, प्री नेटल केयर मतलब कि सारे चेकअप करो, सारे कॉम्प्लिकेशंस को चेक करो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मदर को, वो सारी केयर यहाँ पर करनी है। तो स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इज अ इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है, सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च करा है। ठीक है, इट्स एम्स टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज ऑफ प्री नेटल केयर। इट इंक्लूड चेकअप्स, रेगुलर चेकअप्स, टेस्टिंग एंड काउंसलिंग। ठीक है, मदर को गाइड करो कि भाई आप ये सप्लीमेंट लो, वो सप्लीमेंट लो, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये ड्रग लेनी है और कोई से इसके बिना ड्रग नहीं लेनी है। सारी ड्रग डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कोई भी ओटीसी मेडिकेशन आप खुद से नहीं ले सकते हैं। इस दौरान आपको स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेना, कोई भी फालतू सब्सटेंस नहीं लेना, माल न्यूट्रिशियस नहीं होना। सारी चीजें समझा दो कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है लक्ष्य। ये सारे प्रोग्राम मदर के हैं, देखो नाम से सुन लो, नाम जरूर लिखने हैं, 4-4 लाइन लिखनी है सब में। जननी सुरक्षा योजना, फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और बिहारी में बोले तो कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। फिर आता है लक्ष्य। अब लक्ष्य में क्या है कि जो लेबर रूम होता है जहां पर डिलीवरी हो रही है, उस लेबर रूम को बहुत अच्छा कर दो, वहां पर सारी फैसिलिटीज होने चाहिए, सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, वेल इक्विप्ड होने चाहिए, सारे स्टेराइल होने चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है नंबर ऑफ स्टाफ कम है, 2 नर्स चली गई, 1 डॉक्टर चला गया, ऐसा नहीं, प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर मेंबर, प्रॉपर डॉक्टर, ये सब होने चाहिए। वो भी सारे हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड होने चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट की जरूरत है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, वो सारे सब कुछ कंप्लीटली फुलफिल्ड होने चाहिए। ये लक्ष्य में आया है। ठीक है, देखो इसके टारगेट भी हैं,
80% ऑफ लेबर रूम एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स असेस देयर क्वालिटी एंड स्टाफ कॉम्पिटेंस, मतलब कि क्वालिटी की हो, सारे स्टाफ वगैरह प्रॉपर हो, एंड 30% रिडक्शन इन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट, जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको 30% तक रिड्यूस करने की कोशिश करो। ये सब इस प्रोग्राम के अंतर्गत चल रहा था। तो ये लक्ष्य हो गया, ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, ठीक है, जननी सुरक्षा हो गया, और हमारा योजना हो गई, और ये वाली है शिशु वाली, ठीक है। फिर कंप्रेसिव अबॉर्शन केयर सर्विस, देखो अबॉर्शन का भी हमने दे रखा है सरकार ने कि भैया अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो आप करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार कि गलती से अनवांटेड सेक्स से या रेप केस हो गया या फिर किसी वजह से प्रेगनेंसी हो गई, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन पॉसिबल होता है। अबॉर्शन के लिए एमटीपी होता है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पता है ना उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपने पढ़ी होगी 5th सेम में, जूरिस्प्रूडेंस में, यूनिट नंबर 5th में, क्या बात है, ठीक है। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कब लीगलाइज हुआ था इंडिया में, 1971 में लीगलाइज हुआ था। क्यों करते हैं एमटीपी, किसके लिए करते हैं एमटीपी, है ना, वो सब चीजें हैं। तो हम कर सकते हैं, मतलब कि अबॉर्शन भी होता है। उसके बाद वो बच्चा रो रहा है बेचारा, अरे मेरे पे भी तो ध्यान दे लो, मदर के लिए इतने प्रोग्राम, मेरे को कौन देखेगा, तो बच्चे के लिए भी देख लेते हैं। देखो प्रिवेंटिव केयर है, मतलब कि वही वैक्सीनेशन वगैरह, चेकअप वगैरह, न्यूट्रिशन देना है ना, हेल्थ सर्विस देनी है, फिजिकल एक्टिविटी इनिशिएटिव, एक्सरसाइज वगैरह, एक्टिव लाइफस्टाइल करनी है। उसके बाद एजुकेशन एंड आउटरीच, अब बच्चे के माँ बाप को समझाना है, स्कूल में जाके समझाना है जब वो बच्चा बड़ा हो जाए, तो सारी चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, अभी बच्चा हुआ है तो उसके लिए भी तो कुछ प्रोग्राम यूज करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो नाम क्या है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा मेन फोकस यही रहता है कि जो बच्चा हुआ है उसकी मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम करना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हुआ, उस बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए, है ना, होता है कई बार कि बच्चा होता है बेचारा सांस नहीं ले पा रहा, फेफड़ों में दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, जॉन्डिस हो गया, कुछ भी हो सकता है, बच्चा पैदा होने के बाद कोई सा भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पहली बार इन्वायरमेंट में आ रहा है, उसको वैक्सीनेशन करा जाता है, सब चीजें करी जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, हो सकता है उसकी मौत होने वाली हो, तो मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को बिल्कुल मिनिमाइज करने के लिए ये स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, नाम से पता लग रहा है न्यूबॉर्न केयर यूनिट, केयर करने के लिए यूनिट, ठीक है, नियोनेटल मतलब कि जो नए नए बच्चे होते हैं उनके लिए। A special newborn care unit is a specialized facility within a hospital or healthcare setting designed to provide advanced medical care and support to newborn। देखो हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर सर्विस में एक एडवांस मेडिकल फैसिलिटी है ये, जो कि न्यूबॉर्न्स को, मतलब कि जो नियोनेटल है उनको देखती है, उनका ध्यान रखती है, ठीक है, स्पेशली उन बच्चों का ध्यान रखती है जो कि प्री मैच्योर और क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन में हो, या तो पहले ही टाइम से पहले ही बाहर आ गए हों, या फिर जो बहुत ही क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन, मतलब कि हो सकता है उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, हो सकता है उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है उनमें जॉन्डिस हो गया, उनकी लाइफ स्पेन कम होने वाली है, वो मर भी सकते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देगी हमारी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ठीक है। उसके बाद है न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। इसमें क्या है, द गोल ऑफ न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर इज टू एंश्योर दैट न्यूबॉर्न रिसीव द नेसेसरी केयर टू थ्राइव इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। वही वाली बात है, सारा न्यूट्रिशन मिले, कॉम्प्लिकेशन ना हो, इन्फेक्शन ना हो, तो ये हो गया न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। फिर है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, वापस आ गया कार्यक्रम। तो बाय फोकसिंग ऑन इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, जो बच्चा अभी अभी हुआ था उस पर फोकस करना है, ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, स्ट्रेंथिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसका क्या क्या काम था, एक तो ये इस पे फोकस करता था, जो नए नए बच्चे हो रहे हैं ना, कि भाई इनको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इन पे कोई इन्फेक्शन ना हो वगैरह वगैरह, और ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो सारे बंदे हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, नर्सेज है, वो सारे हेल्थ केयर जो है एकदम प्रोफेशनल हो, ट्रेंड हो, वेल एक्सपीरियंस हो। उसके बाद स्ट्रेंथिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप हो, बढ़िया हो। कम्युनिटी इंगेजमेंट, क्योंकि कम्युनिटी इंगेज होना बहुत ज़रूरी है, हमारा जो कोई भी प्रोग्राम हो वो सारा कम्युनिटी से एंगेज होना चाहिए, जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनिसेफ वगैरह, इन सबसे कम्युनिटी एंगेज होनी चाहिए। द प्रोग्राम प्ले ए क्रूशल रोल इन रिड्यूसिंग नियोनेटल मोर्टिलिटी, जो बच्चे नए नए पैदा होते हैं उनको मरने से रोकने के लिए ये बहुत बढ़िया जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।
and ensuring that more children survive and thrive during their first few days and weeks of life। और हम ये इंश्योर करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये चीजें हों कि भाई जो पैदा हो रहा है वो सही रहे, जिंदा रहे। जैसे मान लीजिए 100 में से पहले 20 मर जाते थे, तो अब 5 ही मरे, मतलब कि मरने तो हम एक को भी नहीं देंगे, पर एक रेशियो हमने बहुत कम कर दिया, एक परसेंटेज हमने बहुत कम कर दिया। ये हो गया आपका माँ बेटे का। अब आ गया आपका नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या होता है भैया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया एम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ फैमिलीज। जो हेल्थ है फैमिलीज की, जो वेलबींग है फैमिलीज का, वो इंप्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि भैया स्वच्छ परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे कर करके कई तरह के नारे भी बनाए थे, स्लोगन वगैरह, ठीक है। पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और चाइल्ड हेल्थ पे। देखो होता है कई बार, क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बात करना, ये टॉपिक पे बात करना गांव में बिल्कुल अलाउड नहीं होता। जो रूरल एरियाज है, ठीक है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, वहां पर इस टॉपिक पे बात नहीं करी जाती है जनरली, क्योंकि उनके लिए ये सब गलत चीजें होती है। जैसे यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो भाई ये इन्फेक्शन है, इसका इलाज कराओ, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, उसमें गलत क्या है, ठीक है, पर वहां पे नहीं बोली जा सकती ये बातें। तो पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इसलिए ये प्रोग्राम निकाले गए थे सारे। लॉन्च इन 1977, हम सबके पैदा होने से पहले। It encompasses various strategies to promote family planning, maternal and child health service and education about reproductive health। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है, education about reproductive health, ये देना बहुत जरूरी है। देखो डॉक्टर कहने का काम कर सकता है, एक काउंसलर एक काउंसलिंग कर सकता है, पर खुद की केयर तो खुद को ही करनी पड़ेगी। तो हम अगर गाइड कर रहे हैं, हम अगर पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो पेशेंट को समझा सकते हैं, उसके घर जाके उसके साथ साथ जाके उसको बोलेंगे तो नहीं कि भाई तू यही कर। तो उनको क्या करना है, उनको एजुकेट कर देना है, उनको अवेयर कर देना है, उनको समझा देना है, अच्छे से पढ़ा लिखा देना है कि भाई ऐसे ऐसे होता है, अब तुम्हारी मर्जी। तो जब आप उनको एजुकेट कर दोगे, उनको अच्छे से अवेयर कर दोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो वो खुद का भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस भी है, मतलब कि माँ और बच्चे को भी बचाना है। साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, वो वाली प्लानिंग भी इसके अंतर्गत ही है। इंडिया की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, उसी के वजह से ये लॉन्च हुआ था। फैमिली प्लानिंग सर्विस, अब इसके की कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है फैमिली प्लानिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव एंड प्रमोटिंग इन्फॉर्म चॉइसेस, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रमोट किया गया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को स्प्रेड किया गया, प्रोवाइड किया गया कि भैया कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करो, कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छी चीज है, कॉन्ट्रासेप्टिव के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव आपको एसटीडी से भी बचाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है, अनचाही प्रेगनेंसी नहीं होगी, कॉन्ट्रासेप्टिव से आपको बार बार अबॉर्शन की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव है तो सीमन गया ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो अबॉर्शन होगा ही नहीं। मतलब किसी को भी चाइल्ड नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव ले लो, यूटीआई नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव ले लो, एसटीडी नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव ले लो। बेच नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं फायदे जो आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट, ठीक है। फिर आता है मैटरनल हेल्थ, एंश्योरिंग सेफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ थ्रू एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। वही वाली बात है, प्रेग्नेंट वुमेन है तो भी केयर करो, बच्चा हो गया है तो भी केयर करो, एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर का भी काम था इस स्कीम के अंदर। फिर चाइल्ड हेल्थ, इंप्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑब्वियसली जो चाइल्ड हुआ उसके न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर सर्विसेज का ध्यान रखना। फिर अवेयरनेस कैंपिंग, लोगों को अवेयर करना, लोगों को एजुकेट करना, ये सारे इसके की कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मतलब मेनली यही है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस और फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेनली यही है, ठीक है। ये रहा देखो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये देखो हम दो तो हमारे भी दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरे यार ये क्या आ गया, ये आ गया पंचायत का सीन। पंचायत देखिए ना, बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत प्यारी लगी। जो गांव के लोग होते हैं ना वो बहुत प्यारे होते हैं, शहर के सारे टॉक्सिक हो गए। तो ये देखो मेन कैरेक्टर ऑफ द पंचायत है ना, देख रहे हो विनोद, गुटखा खाते खाते बोलता है ना डायलॉग, देख रहे हो विनोद, यही है वो विनोद। ये हमारे पुलेरा गांव के बेचारे क्या थे, मैं भूल गया, बहुत टाइम हो गया, CEO SHO पता नहीं कौन से तो साहब थे। तो इन्होंने लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। पर इस तरह से भी प्रमोशन किया गया है। कैसे प्रमोशन किया गया है, चलो पढ़ ही देता हूँ तुम्हारे लिए। 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर, देखो ऐसे ऐसे प्रमोशन करते हैं। तो सरकार कोई कमी नहीं छोड़ी, सरकार ने सारे तरीके आजमा लिए, हम दो हमारे दो, सुनने में कितना अच्छा लग रहा, पर लोगों को नहीं पर तो लो भाई सरकार, फिर सरकार भी ट्रोल करती है, ठीक है।
The National Family Welfare Program is a health program that aims to reduce fertility rate and stabilize population by providing reproductive health care and family planning services. देखो ये जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है ये एक हेल्थ प्रोग्राम है जहां पर इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है कि फर्टिलिटी रेट को कम करना। ये जो फर्टिलिटी रेट आए दिन बढ़ रही है इसको कम करने का उद्देश्य है, नाम से पता लग रहा, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। क्योंकि वही वाली बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार, आज के तारीख में यही है, बड़े होने के बाद फिर जायदाद के हिस्से ये वो बहुत नौटंकी है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। और वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है ना, फैमिली प्लानिंग के बारे में। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, ठीक है, रेफरल सर्विसेज की भी। इट ऑल्सो प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन, उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, एंड सर्विस टू वुमेन फॉर हेल्थी रिप्रोडक्शन, सारी इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज, सारा अवेयरनेस, सारे लोगों को एजुकेट करना, हेल्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, यूटीआई से रिलेटेड, एसटीडी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, सारी चीजें बतानी, सारी चीजें करनी। उसके बाद लिखा है द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टिपिकली एम्स टू अचीव सेवरल की गोल्स, जैसे कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। अब देखो नेशनल फैमिली हेल्थ जो प्रोग्राम है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, अब नाम से पता लग रहा कि यहाँ पर हम फर्टिलिटी रेट को कम कर रहे हैं। फर्टिलिटी रेट को कम करने का मतलब है पॉपुलेशन को एक तरह से कम करना। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। साथ ही साथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हम देख रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि हम बता रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज करो, है ना, मैटरनल केयर करो, एसटीडी से बचो, सेक्सुअल एजुकेशन ले लो, अबॉर्शन करा लो अगर गलती से हो गया तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एम्स है कि ये हमें करना है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ मेंटेन रखनी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को बताना है, प्रमोट करना है, अवेयरनेस करनी है, लोगों को बताना है, समझाना है, एजुकेट करना है, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये बहुत ज़रूरी है। रूरल एरियाज में ये बिल्कुल भी नहीं है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर ये बहुत है। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये बहुत ज़रूरी है। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, एंड एम्पावर वुमेन थ्रू एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर रिसोर्सेज। पढ़ाओ, लिखाओ, समझाओ, अवेयर करो, एजुकेट करो, तभी एम्पावरमेंट आएगी, ये थोड़ी ना कम है किसी से। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनहांस द ओवरऑल वेलबींग ऑफ फैमिली। सीधी सी बात है कि भैया क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको हम देंगे, आप बस हमारी बातें मान लो, आप बस हमारी जो हम बात समझा रहे हैं अवेयरनेस के बारे में, एजुकेशन जो हम आपको दे रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एजुकेशन जो दे रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशन दे रहे हैं, हम जो आपको फैमिली प्लानिंग बता रहे हैं उसको आप समझो, और ताकि आपकी जो लाइफ है ना वो अच्छी हो। क्योंकि आजकल क्या है, खर्चे बहुत है ना, ऑब्वियसली। नेक्स्ट आपका इम्प्लीमेंटेशन, द HFW क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एनकरेज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑब्वियसली कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज को इन्हें एनकरेज करा कि भाई आप यूज करो, बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसटीडी से रोकेगा, है ना, आरटीआई से रोकेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होगी, ऊपर से अनचाही प्रेगनेंसी नहीं होगी। बढ़िया बढ़िया, फायदे ही फायदे, यूज करो। डिस्ट्रीब्यूट करा इनको, अंधाधुंध डिस्ट्रीब्यूट के लो भाई, स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में लो भाई, लो, है ना। उसके बाद है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। अब नाम से पता लग रहा है ये जो टोबैको है, ये जो टोबैको बन रहा है, ये जो लोग टोबैको खा रहे हैं, इसको कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि टोबैको की वजह से क्या हो रहा है, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट आए दिन बढ़ती जा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों का रोजगार जा रहा है, लोग जो है अपना सारा पैसा तंबाकू में उड़ा रहे हैं, है ना। और तंबाकू की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसकी वजह से फिर अस्पताल भर देते हैं लोग, फिर सारी वो जितनी भी वेल्थ इकट्ठी करी सब कुछ जाएगी, है ना। तो हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। The National Tobacco Control Program in India aims to reduce the tobacco consumption and its associated health impact. देखो टोबैको का कंजप्शंस को कम करने के लिए ये प्रोग्राम आया था कि बंद करो ये टोबैको, बंद करो, इसके कंजप्शंस को कम करो। एनटीसीपी वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2007 और 8, देखो कितना लेट आया है, 2007 और 8 में आया था, टू रिड्यूस टोबैको यूज एंड इट्स एसोसिएटेड हेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन इन इंडिया। ये देखो टोबैको को यूज कम करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया था, क्योंकि जब टोबैको यूज करते हैं ना लोग, तो लोग बीमार हो जाते हैं और एक इकोनॉमिक बर्डन दे रहे हैं देश पे, क्या है, बोझ ही तो दे रहे हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेंगे, अस्पताल में पड़े रहेंगे, किसी को लंग कैंसर, किसी को माउथ कैंसर, किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, लिवर में प्रॉब्लम हो रही है। देखो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज वेरी इंजरियस टू हेल्थ। अब सही है, ठीक है। देखो क्या क्या फर्क आता है, फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट होता है, देखना ध्यान से।
कैंसर कौन कौन से, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, इसोफेगस कैंसर, स्टमक कैंसर, पेनक्रियास कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर। ये तो कुछ कैंसर लिखे हैं मैंने। उसके बाद हार्ट डिजीजेस, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कई तरह की कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ी है। उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको कहते हैं सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल में इन्फ्लामेशन एंड एम्फाइसीमा, दम घुटना। उसके बाद आ गया लंग डैमेज, रिड्यूस लंग फंक्शन, लंग्स के फंक्शन को रिड्यूस करना, वहां पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करना और निमोनिया करवा देना। इनफर्टिलिटी, लो इससे बड़ा दुख और क्या होगा, ठीक है, रिड्यूस फर्टिलिटी इन बोथ मैन एंड वुमेन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है, जो बच्चा हो रहा है वो बेचारा बहुत ही कम वेट का हो सकता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, बच्चा मर भी सकता है। गम में डिजीजेस, टूथ लॉस, बोन वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्टमक अल्सर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा, स्मोकिंग करोगे, इन्फेक्शन होगा तो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसको मजा आएगा कि भैया इसका बंदे का इम्यून सिस्टम कम हो रहा है, अब तो मैं एक्टिव होऊंगा और अब मैं तबाही मचाऊंगा। तो ये सारे कुछ 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 प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है स्मोकिंग की। आगे चलते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि भैया ये जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ये क्यों लॉन्च हुआ, ताकि कि टोबैको का यूज कम हो जाए, टोबैको का जो प्रचार प्रसार है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। डिक्रीज टोबैको रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, टोबैको से जो भी मौत हो रही थी, बीमार हो रहे थे, वो कम हो जाए। हमने कम करने के लिए तो ये लॉन्च किया है प्रोग्राम, ताकि, और एक और क्या है कि जैसे मान लो ये यहाँ पर बंदा है, ये स्मोकिंग कर रहा है ना, अब बेचारा ये दूसरा बंदा नहीं कर रहा, बस आया इसके साथ घूमने, तो ये जो है ना, ये धुआं इसके अंदर भी जा रहा है, ये भी स्मोकिंग ही कह रहे हैं, है ना, ये भी एक तरह की स्मोकिंग ही है, पैसिव स्मोकिंग है, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। फिर इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या थे कि भैया ये जो नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बताओ। रिड्यूस टोबैको कंजप्शन बाय 20% बाय 2025, 2025 तक 20% टोबैको कंजप्शन कम करना था। डिक्रीज टोबैको रिलेटेड डेथ बाय 30% बाय 2025, 2025 मतलब सर आने वाला है, तो 2024 का लेक्चर है, कोई 2030 में देखेगा तो कोई 2027 में देखेगा, मैं पहले बता दूं 2024 का लेक्चर है, पर काम 2030 में भी आएगा। रिड्यूस टोबैको कंजप्शन 20% बाय 2025, decrease tobacco related death by 30% by 2025, increase tobacco cessation और we can say cessation rates by 50% by 2025, मतलब कि टोबैको को बंद करने की जो रेट होती है वो 50% तक हो जानी चाहिए थी 2025 में। एनहांस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट टोबैको रिस्क, सबको पता है पर फिर भी लोग लेते हैं। स्ट्रेंथ टोबैको कंट्रोल लॉ एंड रेगुलेशन, जो टोबैको के कंट्रोल करने की जो लॉस थे, जो रेगुलेशन थे, उसमें मजबूती देना चाहते थे ये लोग, जो एनटीसीपी वाले, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, एनटीसीपी बोलते हैं, ये सब ये चाहते थे पर अभी तक हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया इज टू रिड्यूस द टोबैको कंजप्शन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। सीधी सी बात है, टोबैको के कंजप्शन को कम करना इनका मेन मोटो था, और टोबैको की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, जो भी हमने देखे कई तरह के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ना, हार्ट पे, लिवर पे, लंग पे, हर जगह, बोन्स पे, सब जगह होते हैं, तो उनको कम करना था। तो आप सारे साइड इफेक्ट लिख सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बाद इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ रिस्क ऑफ टोबैको यूज, इम्प्लीमेंट्स इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर टोबैको कंट्रोल। ये बताएंगे भैया कि टोबैको खाने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, टोबैको खाने से वो प्रॉब्लम हो सकती है, टोबैको आप बंद कर दीजिए, और ये कई तरह की इम्प्लीमेंट करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, ताकि ये लोगों को समझा सके, लोगों को कंट्रोल करा सके। और ये प्रमोट करेंगे सेसेशन प्रोग्राम, मतलब कि टोबैको को बंद करने वाले प्रोग्राम प्रमोट करेंगे, ठीक है। और टोबैको से रिलेटेड जो लॉज है, कानून है, उनको एनफोर्स करेंगे, उनको लागू करने की कोशिश करेंगे ये, और रेस्ट्रिक्शन करेंगे। जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जो टोबैको बिक रहा है, उनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। टोबैको पे सरकार ने बहुत टैक्स लगा रखा है, 60% या ऐसे भी कुछ ज़्यादा ही है ना, 60-70% टैक्स लगा रखा है, तो भी लोग बेच रहे हैं, तो भी लोग कमाई कर रहे हैं, तो भी सब कुछ चल रहा है। द प्रोग्राम अल्टीमेटली सीक टू डिक्रीज द टोबैको रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एंड इंप्रूव ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ। इस प्रोग्राम का यही मेन मुद्दा है कि जो टोबैको खाने से प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर करें, टोबैको के बारे में लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें, टोबैको खाने से जो लोग मर रहे हैं, जो लोग बीमार हो रहे हैं, उनको कम करें, और हमारी कम्युनिटी को हेल्थी रखें। ये सारे प्रोग्राम का जो मेन कोर था वो मैंने आपको बोल के बता दिया। आगे चलते हैं, ठीक है।
नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस टोबैको एंड यूज इट्स हेल्थ इम्पैक्ट थ्रू अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। जैसे कि पब्लिक को अवेयर करना इसका एक फंक्शन था, पॉलिसी को डेवलपमेंट करना, एडवर्टाइज को रेस्ट्रिक्ट करना, टोबैको का ऊपर टैक्स लगा देना, स्मोकिंग को बैन करना, ये सारे इनके फंक्शन थे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। स्मोकिंग को बैन कर देते हैं, पब्लिक में स्मोकिंग कोई नहीं करेगा। दूसरा, एडवर्टाइज पे रोक लगा देते हैं। तीसरा, टोबैको पे टैक्स लगा देते हैं तो भी लोग पी रहे हैं। ठीक है, सेसेशन सपोर्ट, हम और क्या कर सकते हैं, स्मोकिंग को क्वाइट करा देते हैं, है ना, काउंसलिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं, थेरेपी देते हैं, और नशा मुक्ति केंद्र ओपन कर देते हैं। कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से बंद करेंगे। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, मॉनिटरिंग करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, एक अच्छे से एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई कितने स्मोकर्स हैं, कितने नॉन स्मोकर्स हैं, कितने पैसिव स्मोकर हैं, कितने एक्टिव स्मोकर हैं। फिर यूथ प्रिवेंशन, ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ये जो हमारी यूथ है, क्या ही पीढ़ी है, तो इनको बताना, इनको समझाना कि भाई ये जो है बहुत गंदा है, वन वे है, इसका कोई यू टर्न नहीं है, ये सब काम है। और फिर कोलेब्रेशन करना, कोलेब्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो कोलेब्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे एनजीओ से कोलेब्रेशन करना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, और आपके तरह तरह के स्टेक होल्डर्स से, है ना, including healthcare providers, non-governmental organization, community groups to enhance the reach and effectiveness of tobacco control effort। देखो, अगर मैं कोई प्रोग्राम लॉन्च करूंगा तो मैं चाहता हूं कि वो प्रोग्राम अच्छे से चले और स्टेबल हो जाए। उसके लिए मेरे को चाहे किससे भी कोलैबोरेट करना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सबसे कोलैबोरेट करना है ताकि मेरा प्रोग्राम अच्छे से चले। आउटकम्स क्या है, हमने टोबैको का यूज कम करवा दिया, सच में कम करवाया था। रिडक्शन इन टोबैको यूज, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इंक्रीज अवेयरनेस, एनहांस सेसेशन रेट, मतलब टोबैको को बैन करने का रेट हमने बढ़ा दिया था, टोबैको को बंद करने का रेट हमने बढ़ा दिया था। लेजिस्लेटिव चेंजेस, मतलब कि टैक्सेस लगा दिए थे बहुत सारे। सोशल नॉर्म चेंज, मतलब कि लीडिंग टू रिड्यूस एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीज स्टिग्मा ऑफ स्मोकिंग, मतलब कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना आजकल की तारीख में, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके रिलेटिव्स में, ऐसे थोड़ी ना बताओगे आपके, यार मैं तो स्मोकिंग करता हूँ, नहीं बताओगे आप। तो उसमें क्या होता है, यार ये तो स्मोकिंग करता है, ये तो गंदा है, ये तो बिगड़ा हुआ है, इससे दूर रहो, ये तो बेकार है, इसके घर वालों ने संस्कार ऐसे दिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, है ना। अब वो बंदा बेचारा डिप्रेशन में स्मोकिंग कर रहा है, एंजाइटी में स्मोकिंग कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो बंदा डिप्रेशन में था, एंजाइटी में था, उसको संभालने कोई नहीं आया, बट जज करने सारे आ जाएंगे। तो यहाँ भी एक बात लिखी हुई है कि स्टिग्मा ऑफ स्मोकिंग, मतलब कि भाई तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा कि यार तू स्मोकिंग करता है तो तू दूर रहे यार, है ना। ये भी कोशिश करी इन्होंने करने की कि भाई कैसे तो छोड़े। इकोनॉमिक बेनिफिट, रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट रिलेटेड टू टोबैको रिलेटेड डिजीज। देखो, तंबाकू से या टोबैको से रिलेटेड जो भी डिजीजेस हो रही है, उसकी हेल्थ केयर कॉस्ट को कम कर दिया कि भाई तुम जाओ और अपना इलाज कराओ और बच जाओ, मरो मत, है ना। यही तो इनका काम था कि मरने नहीं देना, बीमार नहीं होने देना। यूथ प्रिवेंशन सक्सेस, ऑब्वियसली जब वो गलत काम में नहीं जाएगा तो सक्सेस तो होगी सही। फिर आ जाता है मलेरिया। अब मलेरिया मैं आपको ऐसे ही बोल के सुना रहा हूँ क्योंकि मलेरिया आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पता है ना। मलेरिया क्या होता है भाई, एनाफिल, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होता है, ठीक है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है वो वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर होता है। वेक्टर कौन होता है यहाँ पर, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो। जैसे मान लीजिए ये मच्छर आ रहा है, इस मच्छर के पास क्या है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, और मैं नॉर्मल इंसान हूँ, इसने मुझे बाइट कर लिया तो मेरे अंदर छोड़ देगा और मेरे अंदर पूरी लाइफ साइकिल चलेगी, लीवर वगैरह में जाके पूरी लाइफ साइकिल चलेगी। फिर कोई नॉर्मल मच्छर आएगा, मुझे बाइट करेगा तो वो भी मलेरिया का मच्छर हो जाएगा। मलेरिया बहुत तेजी से फैलता है। मलेरिया का मोस्ट मेनली वेक्टर होता है वो होता है हमारा फीमेल एनाफिल मॉस्किटो। और उसके बाद प्लाज्मोडियम की काफी सारी वेराइटीज होती है, पी ओवेली, पी वाइवेक्स, पी प्लाज्मोडियम, पी फेल्सिफेरम। अब ये सारी चीजें आपको पता है इसलिए मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ क्योंकि हमने यूनिट 2 में पढ़ी है, जाके देख लेना। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, मैंने आपको ये भी बताया मलेरिया से बचने के लिए क्या करना है, मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, मलेरिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, मलेरिया के डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, मलेरिया के प्रिवेंशन क्या होते हैं। तो अगर कोई भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ होगा मलेरिया को रोकने के लिए तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी दिमाग में कि मलेरिया को रोकना है, मतलब कि प्रोग्राम लॉन्च किया है, मतलब कि मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा था। तो प्रोग्राम का काम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, आउटकम। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि मलेरिया की वजह से जो मौतें हो रही है उनको कम करो, मलेरिया की वजह से जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनको कम करो, जितने भी लोग मलेरिया से परेशान हैं उनको सही करो, लोगों को मलेरिया के बारे में अवेयर करो, एजुकेट करो, लोगों को बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना और ओडोमास वगैरह लगाना, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना, पानी जमा नहीं होने देना, घर के जो गेट है खिड़की है वो लगा कर रखना, और आसपास घर के कहीं पानी जमा है, तालाब है तो वहाँ पे गेम्बूसिया फिश इंट्रोड्यूस कर दो, क्योंकि गेम्बूसिया फिश क्या करती है, लार्वा को खा जाएगी मच्छर के। पानी जमा मत होने दो, पानी खुला मत रखो। ये सारी चीजें आप बता सकते हो बहुत आसानी से, है ना। ठीक है, शॉर्ट्स मत पहनो, जीन्स पहनो, चड्डे मत पहनो भाई, पूरे पूरे कंप्लीट क्या बोलते हैं लोअर वगैरह पहनो, ठीक है।
तो ये तो आपको पता ही है ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से सेम पढ़ा है। ये देखो, ये सेम इमेज है, सेम पढ़ा है हमने, सारा चीज़ पढ़ा है, सारे सिम्टम्स वगैरह पढ़े हैं। देखो ये सिम्टम्स पढ़े हैं ना हमने, फीवर मतलब 3 से 7 दिन में क्या, फिर 7 से 14 दिन में क्या, फिर सीवियर सिम्टम में क्या आते हैं, सारे पढ़े हुए हैं यूनिट 2 में, है ना। फिर उसके बाद आपको आ रहा है इंडियन नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। देखो मेनली तो यही लॉन्च हुआ है हमारा। कब लॉन्च हुआ था? द प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1953 एंड हैज evolved ओवर टाइम विथ न्यू ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड प्रोजेक्ट। मतलब कि 1953 में तो लॉन्च हो गया था, पर बाद में ये धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व हुआ। यहाँ पर और सारे ऑब्जेक्टिव ऐड हुए, स्ट्रेटजीज ऐड हुई, प्रोजेक्ट्स ऐड हुए, ताकि हम ओवरऑल, हमारा यही टारगेट रहता है कि जितने भी मलेरिया के मरीज हैं उनको बचाओ, और जो मलेरिया फैल रहा है उसको रोको। मलेरिया फैलने को कंप्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश रहती है, पर मलेरिया तो आज भी फैल रहा है, ठीक है। क्योंकि लोग अवेयर नहीं रहते, लोग एजुकेट नहीं है, लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते, लोग सैनिटेशन नहीं रखते, लोग नॉर्मल में लेते हैं, तो फिर फैलेगा। और एक को हो गया, कोई नॉर्मल मच्छर आके काट गया उसको, तो वो भी मलेरिया का मच्छर हो गया, वो फिर कहीं और जाएगा, और ना। और क्या कर सकते हो? मॉस्किटो नेट लगा सकते हो, मैंने बोला ना, जाली वाली लगा के रखो, मॉस्किटो नेट लगा लो, मॉस्किटो एंटर ही नहीं कर पाएगा। मॉस्किटो रिपेलेंट रखो, कर सकते हो बहुत सारी चीजें। ये देखो बेरहम मच्छर, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वही मोर्टिलिटी रेट को कम करना है, मलेरिया को कम करना है, प्रिवेंशन बढ़ाना है, और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करनी है, जो भी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। सर्विलेंस करना है, मॉनिटरिंग करनी है, जांच पड़ताल करनी है। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम, मतलब कि प्रॉपर सर्विलेंस करना है, प्रॉपर जांच करनी है। प्रमोट कम्युनिटी एंगेजमेंट, एजुकेट करना है कम्युनिटी को, मलेरिया प्रिवेंशन के बारे में बताना है, एनकरेज करना है कि आप भी पार्टिसिपेट करो, आप इन्वॉल्व होगे तभी मलेरिया भागेगा, ठीक है। ये सारी चीजें उन्हें बतानी है। उसके बाद रिसर्च एंड इनोवेशन, मलेरिया के ऊपर वैक्सीन, मलेरिया के ऊपर दवाइयों के ऊपर रिसर्च चलनी चाहिए, ताकि नए नए टूल आए, नई नई दवाइयाँ आए, नए नए वैक्सीन आए, ताकि हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सके, एलिमिनेट कर सके और पेशेंट को बचा सके, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ एनएमसीपी, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो पॉलिसी डेवलपमेंट, फॉर्मुलेट नेशनल स्ट्रेटजीज एंड गाइडलाइन फॉर मलेरिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वही वाली बात आ गई कि मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन रिलीज करो। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था ना, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर यूज करो, किसी को सिम्टम आ रहे तो उसको क्वारंटाइन कर दो। वैसे ही मलेरिया के लिए भी है कि अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो उसको पहले तो प्रॉपर केयर प्रोवाइड करो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। साथ ही साथ फिर आप खुद बचो। कैसे बचोगे? घर के खिड़की दरवाजे बंद रखो, मॉस्किटो नेट यूज करो, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करो, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, पानी जमा मत होने दो। ये सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। हाइजीन रखो और प्रॉपर सैनिटेशन रखो। सर्विलेंस की बात करें, मॉनिटर मलेरिया इंसिडेंस, मलेरिया हो गया मॉनिटर मलेरिया इंसिडेंस, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी थ्रू डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज टू इन्फॉर्म इंटरवेंशन। देखो सीधी सी बात है, सर्विलेंस करना मतलब कि जांच पड़ताल करना अच्छे से कि कहाँ पे कितने बीमार हैं, कितनी मौत हो चुकी है, एक डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, फिर उस हिसाब से हम इलाज वगैरह करेंगे। फिर आता है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल में क्या होता है कि ये जो मलेरिया है ये किसकी वजह से फैल रहा है? आपको भी पता है वेक्टर कौन है इसका, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो, तो इसको कंट्रोल करके रखना है। फिर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस से आप बच जाओगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सिम्टम बताया ना 3 तरह से, शुरू में सिम्टम अलग, फिर बीच में सिम्टम अलग, फिर लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट। सबसे पहले जाओ, जांच करवाओ, पता लगे जैसे ही मलेरिया है इलाज करवाओ और जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि जल्दी तो बच सकते हो, पर मलेरिया अगर बॉडी में फैल गया तो इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो, है ना। सम केसेस में हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, टाइफाइड के साथ मलेरिया हो जाता है। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर एंड स्ट्रेंथ हेल्थ सिस्टम टू इंप्रूव मलेरिया सर्विस डिलीवरी। देखो सीधी सी बात है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है या जो भी आपका मेडिकल स्टाफ है या जो भी आपके मेडिकल प्रोफेशनल के लोग हैं, उन सबको हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेंड, हाईली स्किल, हाईली प्रोफेशनल रखो। सारे बंदे अच्छे होंगे तो आपका जो काम होगा जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट, अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को एजुकेट करो, कम्युनिटी को बताओ मलेरिया के बारे में, कैसे इससे बचा जा सकता है। रिसर्च एंड इवेल्युएशन, वही स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, वैक्सीन वगैरह मिल रही है तो देखो बढ़िया है, नई नई वैक्सीन के ऊपर देखो, नए नए इंटरवेंशंस देखो कि किस तरह से बच सकते हैं। फिर पार्टनरशिप एंड कोऑर्डिनेशन और वी कैन से कोलैबोरेशन भी आप कर सकते हैं। कोलैबोरेट लिखा हुआ है, देखो कैसे कोलैबोरेट करोगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट कर लो, साथ ही साथ आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट कर लो, स्टेक होल्डर से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं टू एनहांस मलेरिया कंट्रोल एफर्ट।
फिर उसके बाद है आउटकम। तो हमने क्या करा, मलेरिया को फैलने से रोक दिया, मलेरिया को हमने फैलने से रोका, साथ ही साथ मलेरिया के जितने भी पेशेंट थे हमने उन्हें ट्रीट कर दिया। मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट को कम कर दिया। ये सारी बातें आपको बतानी है कि मलेरिया जो फैल रहा था उसको फैलने से रोक दिया, मलेरिया की वजह से जो लोग बीमार थे उनको सही कर दिया, एंटी मलेरियल ड्रग दी, लोगों का अर्ली डायग्नोसिस किया, अर्ली ट्रीटमेंट किया, लोगों को क्योर किया, लोगों को लाइफस्टाइल इंप्रूव करी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करा, मोर्टिलिटी रेट को कम करी, मॉर्बिडिटी रेट को कम करी। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। लोगों को अवेयर करा, लोगों को एजुकेट करा, लोगों को बताया कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने दी, और अगर कॉम्प्लिकेशंस आई तो हमारे पास इमरजेंसी स्टाफ था। ये सारी चीजें हमें बतानी है। ये सब आउटकम है कि मोर्टिलिटी रेट को हमने कम कर दिया, मलेरिया के इंसिडेंट्स को हमने कम कर दिया, ट्रीटमेंट हमने बढ़िया कर दिया, कम्युनिटी को हमने अवेयर कर दिया। ठीक है, और हेल्थ सिस्टम को मजबूती दे दी, वेक्टर को कंट्रोल कर लिया, मच्छर को रोक दिया हमने। तो ये हो गया आपका मलेरिया का। अब उसके बाद है आपका एल्डर वाला, जो बुढ़ापा है। अब देखो बुढ़ापे में आपको क्या याद रखना है कि बुढ़ापे में इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से क्या हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी आपके पास आ सकती है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस से क्यों ना हो। अब जैसे डायबिटीज हो गई तो आपको ऐसा लग रहा है कि डायबिटीज ही तो है, पर डायबिटीज में बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आंखें खराब हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो आपको बहुत सारी की प्रॉब्लम हो सकती है, आप मर भी सकते हैं डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपके तरह तरह के ऑर्गन्स जो है खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, आपकी किडनी तक पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और किडनी खराब तो फिर फिल्ट्रेशन कौन करेगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। मतलब एन नंबर ऑफ दिक्कतें हैं। और फिर बुढ़ापे में बहुत, ठीक है, तो उसके लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, द नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली NPHCE is a program by the Ministry of Health and Family Welfare to provide comprehensive health care to senior citizen in India। जो भी इंडिया में सीनियर सिटीजन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनका इलाज करना। ठीक है, तो यहां पर लिखा है इट इज अ प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर, आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोग्राम, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सबसे पहले जेरिएट्रिक केयर। गेरिएट्रिक केयर क्या होती है, एक तरह की ऐसी केयर होती है जहां पर हम एक तरह की एक मेडिकल फैसिलिटी होती है जो कि बूढ़े लोगों को दी जाती है। ठीक है, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज टेलर्ड टू नीड ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब कि जिसकी जो नीड है उसके अनुसार उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। किसी को कुछ और बीमारी है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, तो जिसकी जो नीड है कस्टमाइज नीड के अकॉर्डिंग उनको वैसी केयर दी जाए। एक्सेसिबल हो वो केयर, अफोर्डेबल हो, ज्यादा पैसे मत लेना, और आसानी से मिल जाए, एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन गेरिएट्रिक और जेरिएट्रिक केयर टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, मतलब कि मेडिकल स्पेशलिटी फॉर ओल्डर पीपल। मैंने बोला ना कि बूढ़े लोगों के लिए मेडिकल स्पेशलिटी है ये। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रमोट प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड इंप्रूव द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द एल्डर। सीधी सी बात है, मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए, बुढ़ापे में क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, मॉर्बिडिटी ज्यादा होती है, बीमारियां ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मोर्टिलिटी जल्दी हो सकती है। तो मॉर्बिडिटी को कम करने के लिए, मोर्टिलिटी को कम करने के लिए, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल वापस देने के लिए, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ उनको जेरिएट्रिक केयर देने के लिए, अफोर्डेबल केयर देने के लिए, एक्सेसिबल केयर देने के लिए हमने लॉन्च किया ये प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डर। अवेयरनेस फैलाओ कि भैया आप अब बूढ़े हो चुके हैं, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस हिसाब से काम नहीं करता है जिस हिसाब से पहले करता था। तो आप डाइट प्रॉपर लीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए, योगा प्रॉपर कीजिए, स्लीप शेड्यूल अपना पूरा रखिए, सही से रखिए। क्यों? क्योंकि जवानी के दिन तो वापस नहीं आने वाले, तो वैसे जैसे आप लाइफस्टाइल जीते थे अब वापस आपको वैसी नहीं मिलने वाली ना। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, अब आपको तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने ऊपर। तो ये लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। फिर होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि हम किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं कि और कैसे हम बेहतर करें, प्रोग्राम को डेवलप करें, है ना, पॉलिसी वगैरह जनरेट करें। फिर आता है पॉलिसी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट एल्डरली केयर सर्विस इनटू द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम एंड पॉलिसीज। हमारी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसमें ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना, इंटीग्रेट एल्डरली केयर सर्विस इनटू द एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम एंड पॉलिसीज। ठीक है, आगे चलते फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में यही है
हेल्थ केयर सर्विस फॉर द एल्डरली एट वेरियस लेवल, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे आप दो, सेकेंडरी लेवल पे आप दो, टर्शरी लेवल पे आप दो। मैंने आपको बताया था ना प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, जब मैंने आपको 7 सेम में पढ़ाया था, हाँ 7 सेम में पढ़ाया था हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, तब आपको बताया था प्राइमरी हॉस्पिटल सेकेंडरी, तो वहाँ पर ही प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर के बारे में बताया था। तो ये भी हमें प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जैसे जो बूढ़े लोगों का ध्यान रखते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी ट्रेंड, स्किल, क्वालिफाइड प्रोफेशनल होना चाहिए। जो भी डॉक्टर होते हैं, जो भी नर्सेस होता है, जो भी अदर स्टाफ होता है, जो भी मेडिकल स्टाफ होता है, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को अवेयर किया जाता है, बूढ़े लोगों को, कि भाई क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या करना होता है, इसके लिए कैंपिंग वगैरह होती है। फिर रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन, डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। देखो बायोस्टैटिक्स में हमने यही पढ़ा, रिसर्च करो, डेटा को कलेक्ट करो। तो हर प्रोग्राम में रिसर्च भी होती है, डेटा का एनालाइज भी होता है, डेटा का कलेक्शन भी होता है, डेटा का एवेल्युएशन भी होता है, और उसी हिसाब से प्रोग्राम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एरिया में हमने डेटा को कलेक्ट किया, अब वहाँ पर कितने बीमार हैं, कितने लोग मरने वाले हैं, कितने लोग अभी बिल्कुल ठीक हैं, उस हिसाब से हमने रेशियो बनाया। फिर हम हमारे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं कि यार हमें इसमें ये मॉडिफिकेशन चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव ऐड करना चाहिए। तो जब जनगणना, जब सारी चीजें अच्छे से होगी, प्रॉपर होगी, तब हमें एक आइडिया लगेगा और उस आइडिया से हम काम कर पाएंगे। तो ये बेहद जरूरी है, डेटा का कलेक्शन, डेटा की मॉनिटरिंग, डेटा का एवेल्युएशन, डेटा के ऊपर इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट वगैरह निकालना बहुत जरूरी है। फिर आता है पॉलिसी डेवलपमेंट, कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट बॉडीज। कोलैबोरेट करना है गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, ठीक है, सरकार की जो अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना है। टू इंटीग्रेट एल्डरली हेल्थ नीड इनटू ब्रॉडर हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो एक बड़े लेवल पे आप सोल्व कर पाओ। जैसे मान लीजिए बूढ़े लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी तबीयत खराब है, उनको बीमारी चल रही है, उनकी मॉर्बिडिटी रेट बढ़ रही है, तो एक बड़े लेवल पे आप सोल्व कर पाओ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इनटू ए ब्रॉडर लेवल आप हेल्थ केयर पॉलिसीज दे पाओ। फिर है आपका इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर सेक्टर लाइक सोशल वेलफेयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टू एड्रेस द होलिस्टिक नीड ऑफ द एल्डरली। मतलब कि जो बुढ़ापे में जो भी जरूरत होती है वो सारी पूरी करनी है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो सबसे ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, सोशल वेलफेयर से, हाउसिंग से, ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम से, और ब्रॉड करने के लिए ये गवर्नमेंट की दूसरी बॉडीज से भी कोलैबोरेट कर रहा है। तो कोलैबोरेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये बहुत जरूरी होता है इस प्रोग्राम को, ताकि ये बहुत अच्छे से मदद कर सके। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग जरूरी है, लोगों की देखरेख जरूरी है, पता लगना पड़ेगा कितने क्या है, हमारा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, हमारा प्रोग्राम सही से काम कर भी रहा है या नहीं, मोर्टिलिटी रेट कितनी है, मॉर्बिडिटी रेट कितनी है, मॉनिटरिंग करो, फिर इवेल्युएट करो, पता लगाओ, तभी आप एक एंश्योर कर सकते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ केयर देने का बूढ़े लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, आउटकम क्या है कि हमने हेल्थ स्टेटस इंप्रूव किया, हमने बहुत अच्छी केयर दी उनको, हमने क्वालिटी ऑफ केयर दी, हमने अवेयरनेस फैलाई, वही सारी बातें कि हमने करा है ना। हमने और क्या क्या करा, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करा, पॉलिसीज डिसीजन, इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन, कम्युनिटी सपोर्ट, तो ये सारी चीजें हमने करी, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है अब टॉपिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ये जितने भी तरह के प्रोग्राम्स आपने पढ़े, चाहे वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस हो, एड्स कंट्रोल हो, या फिर आपका HIV कंट्रोल हो, या फिर आपका IDSP हो, या फिर आपका लेप्रोसी हो, मलेरिया हो, मदर का हो, चाइल्ड का हो, आपका कोई सा भी प्रोग्राम हो, मेंटल हेल्थ हो, आपका ब्लाइंडनेस हो, आपका डेफनेस हो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो, पल्स पोलियो प्रोग्राम हो, जितने भी तरह के हमने प्रोग्राम पढ़े, इसमें WHO का क्या रोल है, तो ये जितने भी रोल मैं बता रहा हूँ एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहला टेक्निकल असिस्टेंस, WHO प्रोवाइड एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस इन डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। WHO क्या करता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, वैसे इंप्लीमेंट करो, वैसे मत करो, क्योंकि इसको सारा आइडिया है, तो ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो WHO प्रोवाइड एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस इन डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम लोगों में इंप्लीमेंट करना है, जो भी पॉलिसी लोगों में इंप्लीमेंट करनी है, पॉपुलेशन में इंप्लीमेंट करनी है, उसको किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, वो सारी चीजें टेक्निकल असिस्टेंस कौन देगा, WHO देता है। दूसरा होता है कैपेसिटी बिल्डिंग, द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प
स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सिस्टम बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ होता है, नर्सेज होती है, डॉक्टर होती है, अदर मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, उन सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग देने का काम भी WHO का है। तो जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग देगा और जब सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे, सारे क्वालिफाइड हो जाएंगे, सारे ट्रेंड हो जाएंगे, सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो फिर आपका जो हेल्थ केयर का स्ट्रेंथिंग है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये रोल भी रहता है WHO का कि ये क्या कराता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग ऑफर करता है। उसके बाद रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। WHO सपोर्ट्स रिसर्च इनिशिएटिव। जो भी रिसर्च होता है उसमें WHO सपोर्ट करता है, क्योंकि WHO के पास सारा डाटा रहता है। तो डेटा एंड रिसर्च, अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, रिसर्च करनी है, तो WHO आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। क्योंकि रिसर्च करना जरूरी है, ताकि हम इंप्लीमेंट करें तो पहले पता तो लगे क्या इंप्लीमेंट करना सही है या नहीं। डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ हेल्थ डेटा टू इन्फॉर्म एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन इंडिया। हेल्थ का डेटा होगा तो हम उसी हिसाब से कि हाँ भाई हमारे पास तो डेटा है, उसी हिसाब से हम लॉन्च कर सकते हैं। फिर क्या है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग। Obviously, WHO assists in improving healthcare infrastructure, including enhancing service delivery and ensuring quality of care. WHO क्या करता है, हेल्थ सिस्टम को भी स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करता है, और WHO के साथ अगर जुड़ गए, कोलेबरेट हो गया, तो एंश्योर होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ केयर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। और साथ साथ ये वाला पॉइंट भी जोड़ देना कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी ट्रेंड होते हैं, तो फिर और बढ़िया काम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ऑब्वियसली चाहे वो कोई सी भी डिजीज हो, कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, बताया था ना। कम्युनिकेबल का मतलब कि जो फैल जाए, छींकने से, खांसने से, या एक दूसरे से फैल जाए, कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो चाहे कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, तभी में डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में हेल्प करेगा आपका WHO, चाहे कम्युनिकेबल हो नॉन कम्युनिकेबल हो। प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। स्ट्रेटजीज देगा, किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज देगा आपको WHO। ये जो गाइडलाइंस निकलती है ना, कोरोना में निकली थी ना, तो WHO ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। यहां तक क्लियर है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स, WHO एड्स इन प्रिपेयर्डनेस, और वी कैन से लाइक प्रिपेयर रखता है। जैसे कि कुछ आउटब्रेक हो गए, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गए, जैसे कि मान लीजिए कोरोना फैल गया, एक आउटब्रेक, एक बहुत बड़ी स्प्रेडिंग थी, है ना। पोलियो एक टाइम पे अपने महामारी थी। तो जो आउटब्रेक्स होते हैं, जो स्प्रेडिंग हो जाती है कि यार बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना, बहुत ज्यादा फैल रहा है, अब क्या करा जाए, तो उस कंडीशन में, उस नेचुरल डिजास्टर्स की कंडीशन में भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है WHO। इसलिए लिखा है इमरजेंसी रेस्पॉन्स। WHO एड मतलब कि हेल्प, हेल्पिंग टूल है एक तरह का। इमरजेंसी कंडीशन में, आउटब्रेक की कंडीशन में, नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन में आपको सपोर्ट करेगा WHO। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, नाम से पता लग रहा, मॉनिटर करना, पूरा इवेल्युएट करना। पहले मॉनिटर करेंगे, देखेंगे अच्छे से, फिर इवेल्युएशन करेंगे सारे डेटा का। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन सेटिंग अप फ्रेमवर्क टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। जो भी आपने हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो भी आपने हेल्थ प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव रखे थे, फंक्शन रखे थे, क्या वो हेल्थ प्रोग्राम उसी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उस चीज को मॉनिटर करना, उस चीज को एवेल्युएट करने में भी हेल्प करेगा आपकी कौन, आपका WHO। उसके बाद एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। WHO work to raise awareness of health issue and advocate for policies that promote public health and well-being। सीधी सी बात है, WHO क्या करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा, लोगों को एजुकेट करेगा, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड में गंदा खाना नहीं खाना, गंदा पानी नहीं पीना, पानी उबाल के पीना है, साफ खाना खाना है। टाइफाइड में इंटेस्टाइन वीक हो जाती है, तो फाइबर रिच डाइट खानी है, नॉर्मल डाइट खानी है। ऐसा नहीं है कि आप फास्ट फूड खा रहे हैं, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें बताता है आपको, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस में आएगी, ठीक है। तो ये आपकी हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीटली कवर कर दिया है। चाहे वो मदर की हेल्थ हो, चाहे वो चाइल्ड की हेल्थ हो, चाहे वो WHO के फंक्शन ही क्या ना हो, रोल ही क्यों ना हो, हमने पूरी यूनिट नंबर 4 को एक सिंगल लेक्चर में आपके साथ बने रहने से कंप्लीट कर दिया है। अब लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, जिसको जीपैट का क्वेश्चन देखना है वो रुक सकता है, बाकी लेक्चर कंप्लीट है।
तो जीपेट के क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट। वैसे आंसर मुझे डायरेक्ट याद है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली ड्रग है एमेंटिडीन। तो एमेंटिडीन जो होती है ये पार्किंसन में काम आती है। ये एक तरह की सिंथेटिक एंटीवायरल ड्रग है, पार्किंसन के सिम्टम में भी काम आती है। तो एमेंटिडीन तो कोई इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं है। उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक तरह का एंटी बैक्टीरियल है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए दिया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सही करने के लिए दिया जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन भी आंसर नहीं जाएगा। फिर आता है साइक्लोस्पोरिन, और हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में कि साइक्लोस्पोरिन एक तरह का इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो यही इम्यून को सप्रेस करेगा। और ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, नन ऑफ द अबव। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोस्पोरिन। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं अगर आपको ड्रग के फंक्शन याद हो तो, ठीक है। और इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए और वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वेबसाइट पे आपको आफ्टर B.Pharm से क्या करना है, जीपेट के 10 MCQ डेली अपलोड होते हैं, टिप ऑफ द डे डेली अपलोड होता है। वेबसाइट आप ही के लिए, आप ही की तरह से फेवरेबल कंडीशन में डिजाइन करी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 5 भी वन शॉट लेक्चर लेकर आऊं और यूनिट 5 को कंप्लीट कर दूं और सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को भी आपके लिए कंप्लीट कर दूं। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। थैंक यू।